कम से कम 250 किलोमीटर की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को स्वयं पे लेनी होगी। दिल्ली सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए, जब वो अपने इनकम के लिए दारू बेचने पर उतारू हो गई और लोगों की जान की उसे कदर नहीं रही, जान जोखिम में डाल करके उसने दारू बेचा। 1300 टन वो सोना जब देख रही है, 13,000 टन सोने के बराबर जो घोटाला उसका है, कांग्रेस पार्टी ने किया है मनमोहन सिंह की सरकार में इररिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट मेंबर्स की वजह से। हम सोना नहीं दे सकते आपको, वी आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन यू। हम सोना इनको दे भी देंगे तो ये मिट्टी के भाव उसको बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे, घोटाले कर देंगे। ऐसा भाजपा के मुंह पर ये जोरदार तमाचा है कि पिछले 6 साल की सरकार हो गई, 5 साल में ही आपको घोटाले की रिकवरी कर लेनी चाहिए थी। मेरे घर में जो पैसा पड़ा वो भी देश का पैसा, मैं देने को तैयार हूँ। पहले तुम अपनी पात्रता तो साबित करो। मेरी सरकार होती तो मैं सबको टर्मिनेट कर देता इस मामले से, मैं भी कोई नया पीएम केयर बनाता अपने लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के। राहुल गांधी अब जो प्रवासी मजदूर हैं, वो जो कहते हैं कि रोड पर भटक रहे हैं, उनके हालचाल जानने के लिए पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो खिंचवा करके ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से वो बेचना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि अगर इनके अंदर कोई हमदर्दी है तो उन मज़दूरों का साथ देने की बात किस तरीके से की जाती। अगर मज़दूर भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उनके लिए राशन की या खाने पीने की व्यवस्था साथ में करके जाते, तब फ़ोटो डलवाते, तो शायद देश के लोगों को लगता कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो कहीं तक जो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं वो कहीं तक लाजमी हैं। आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनय जी हैं, प्रोफेसर हैं, इनसे जानेंगे कि वो किस एंगल से देखते हैं। सर, किस एंगल से देखते हैं जो राहुल गांधी मज़दूरों के साथ जाकर के एक तरह से नाटक भी कह सकते हैं और उनका मखौल उड़ाने के लिए पहुँच गए। राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ट्विटर पॉलिटिक्स है उनकी। 1 रुपया ना उन्हें खर्च करना है, ना किसी की 1 रुपये की मदद करनी है। सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवानी है और उस फोटो को ट्विटर पे डाल करके एक पॉलिटिक्स का माहौल देना है और पैसे दे देना है जर्नलिस्ट और बहुत सारे मीडिया घराने को, जिससे उसकी पब्लिसिटी हो जाती है। यही उनकी पॉलिटिक्स है, यही उनकी माँ पॉलिटिक्स करती है, उसकी बहन और वो तीनों लोग मिल करके केवल ट्विटर पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। फैक्ट से उन्हें कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ पर बात करें मज़दूरों की, जो मज़दूर रोज़ पलायन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कभी किसी दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया जाता है तो कभी किसी हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, तो क्या लगता है कि जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार पर या केंद्र सरकार पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े करने के साथ साथ मज़दूरों से मिलते हैं, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता उन मज़दूरों की सहायता करना? देखिए, हर नेता का, इतने दिन से आप पार्टी में हो, पार्टी को चलाया आपने, आपका फ़र्ज़ बनता है पूरी तरीके से हेल्प करना, चीज़ों को करेक्ट वे में लाना। पॉलिटिक्स करना ही एक सिर्फ मकसद है, फ़ोटो पॉलिटिक्स करना, आपके ट्विटर पॉलिटिक्स करना, तो ये शर्म करने की बात है। रही बात मज़दूर की, तो हर मज़दूर को यदि वो घर जाना चाहता है तो उसको घर भेजने का दायित्व तो सरकारों को उठाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार है, कम से कम 250 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी मज़दूर आते हैं, चाहे वो यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, चाहे वो पंजाब के आते हैं, कम से कम 250 किलोमीटर की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को स्वयं पे लेनी होगी। क्योंकि जितने भी मज़दूर हैं दिल्ली के अंदर आते हैं कमाने खाने के लिए, अब सरकार को भी जाग जाना चाहिए और उसको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो यहाँ पर जो अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल, दिल्ली सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए, जब वो अपने इनकम के लिए दारू बेचने पर उतारू हो गई और लोगों की जान की उसे कदर नहीं रही, जान जोखिम में डाल करके उसने दारू बेचा, तब उसने जनता के विश्वास को खो दिया। उस ट्रस्ट को जो महीनों से लेकर के जनता आगे बढ़ रही थी उसको खो दिया। उसके बाद हर व्यक्ति, यहाँ तक कि मैं भी सोच रहा हूँ कि इस दिल्ली से निकल करके मैं अपने घर जाऊँ और सुरक्षित रहूँ, क्योंकि इस दिल्ली में मेरा कोई अब भरोसा बचा नहीं हुआ। मतलब विश्वास नहीं रहा अभी आपको? समस्या है, मेरे अंदर विश्वास नहीं है। बीइंग एज ए पॉलिटिकल पर्सन, तो एक आम आदमी कितना डरा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, बात हम दूसरी करें कि राहुल गांधी हैं, एक समय निकले थे नोटबंदी के समय में और वो लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए थे 4,000 लेने के लिए, और आज वही पॉलिटिक्स फिर दोबारा से लॉन्च करने की बात करें तो राहुल गांधी मज़दूरों के कंधे पर बैठ कर के दोबारा से लॉन्च होना चाहते हैं। राहुल गांधी नहीं, उनका पूरा ख़ानदानी पेशा अब यही बन चुका है। कहीं ना कहीं किसी के कंधे पर पहले तो दंगाइयों के साथ खड़े हो रहे थे, वहाँ उनकी पॉलिटिक्स नहीं चली, तो अब मज़दूर के साथ कहीं फेक न्यूज़ चला रहे हैं, कहीं फेक किराया दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी गंदी पॉलिटिक्स इस समय जो कर रहे हैं वो लोगों को बुरी लग रही है
और जो ज़रूरत है, जो रियल हेल्प है, वो कोई नहीं कर रहा है। बाकी हम बात करें कि जैसा कि कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया, हेल्प की जगह उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि जितने भी हमारे देश के अंदर मंदिर हैं उनके सोने को बेच करके इस आपदा में लगा देना चाहिए। तो किस नज़र से देखते हैं कि जो एक समय आक्रांत आए थे और मंदिरों को लूट करके ले गए थे और कहीं ना कहीं वही डटी पॉलिटिक्स आज फिर दिखाई दे रही है? कांग्रेस पार्टी को पहले अपने घोटालों का एक बार कैलकुलेशन करना चाहिए। 1300 टन वो सोना जब देख रही है, 13,000 टन सोने के बराबर जो घोटाला उसका है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। मनमोहन सिंह की सरकार में खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से जो कोयला घोटाला संचालित हो रहा था, कॉमनवेल्थ गेम का 70,000 करोड़ का, इसी दिल्ली का घोटाला है, 5,000 करोड़ का उनका खुद का अपना फ्रॉड है, 1600 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी अभी बोहरा की अटैच हुई है। तो अगर आप पात्रता खो देते हैं तो आपको सोना कौन देगा? आपको मिट्टी भी नहीं देगा इस देश का कोई भी आदमी, पानी तक नहीं देगा इस देश का कोई आदमी, जब तक आप अपनी पात्रता को साबित नहीं कर सकते। तो पहले कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकारें हैं, घोटालों की निष्पक्ष कार्रवाई किसने करी? बताइए मुझको, किसने करी? क्या पिछले 70,000 करोड़ के 10 साल हो गए, रिकवरी नहीं हुई। अदालत कौन सी रिसर्च कर रही है? तो ऐसी भ्रष्ट अदालत सिस्टम और जुडिशरी के साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम और इररिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट मेंबर्स की वजह से हम सोना नहीं दे सकते आपको। वी आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन यू, योर फेथफुल एक्टिविटीज इज नॉट इन माई फेवर, नॉट इन फेवर ऑफ द ट्रस्ट, नॉट फेवर इन द कंट्री फेवर। सो क्या होगा कि ये बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे लोग, लूट लेंगे। तो आपने अगर वहाँ पे जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो 700 रुपये का इन्होंने बिरयानी खा रहे थे, 7,000 कमरों में रह रहे थे। तो अगर हम सोना इनको दे भी देंगे तो ये मिट्टी के भाव उसको बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे, घोटाले कर देंगे। इसलिए ये पात्रता नहीं रखते, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, उसकी भी पात्रता इस लायक नहीं है कि उसको सोना दे दिया जाए, क्योंकि उसने पिछले 5 सालों में रिकवरी नहीं करी है एक भी घोटाले की। घोटाले आप रोक दीजिए। कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि अगर मनमोहन सरकार में घोटाले हुए तो कहीं ना कहीं जब सरकार बदली और लोगों में विश्वास जगा के भाजपा सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं ये घोटालेबाज हैं, उन पर लगाम लगेगी। तो कहीं ना कहीं वो भी विफल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि घोटालेबाजों से रिकवरी नहीं हो रही है। ऐसा भाजपा के मुंह पर ये जोरदार तमाचा है कि पिछले 6 साल की सरकार हो गई, 5 साल में ही आपको घोटाले की रिकवरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपका जुडिशरी सिस्टम नहीं कर पा रहा है तो 5 साल से आप कर क्या रहे? यू आर डफर। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन इस मामले में मैं उनको डफर इसलिए कह रहा हूं कि 5 साल की ही पॉलिटिक्स होती है। 6 साल किसको मिला है और 6 साल की गारंटी किसके पास है? तो आपको 5 साल के अंदर सभी घोटालों की रिकवरी करने का दायित्व था, आपने नहीं पूरा किया। 6 साल भी हो गए, आपने नहीं पूरा किया। ऐसे में राजनेताओं के द्वारा ये मुद्दा उठाना कि आप सोना दे दीजिए, मंदिरों का पैसा दे दीजिए, मेरे घर में जो पैसा पड़ा वो भी देश का पैसा, मैं देने को तैयार हूँ। पहले तुम अपनी पात्रता तो साबित करो। और इस देश की पार्लियामेंट मेंबर हो या इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, वो मर्डर करने वाले के साथ खड़ा है, जिसका मर्डर हुआ उसके साथ नहीं खड़ा है, जिसने टैक्स पे कर दिया उसके साथ नहीं खड़ा है, जिसने टैक्स चोरी कर ली उसके साथ बंदूक लेके खड़ा है ना। एसपीजी की सुरक्षा 5,000 करोड़ के चोर को दी जा रही है, और जो मजदूर 5,000 करोड़ रुपए टैक्स भर रहा है वो पैदल सड़कों पे मर रहा है। तो भारत सरकार की और देश की जिम्मेदारी किसके प्रति है? टैक्स देने वाले के प्रति आप जिम्मेदार नहीं है, उस नागरिक के प्रति जिम्मेदार नहीं, लेकिन टैक्स चोर के प्रति आप जिम्मेदार हैं। बलात्कार करके जिस लड़की को मार दिया गया उसके प्रति कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है, लेकिन जो बलात्कारी है उसके लिए बंदूक लेके खड़े होने की जिम्मेदारी सरकार निभाती है। इसलिए आपकी पात्रता नहीं बनती किसी भी प्रकार के सोने चांदी को मंदिरों से प्राप्त करने का। यहाँ तक कि दारू बेच करके भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने आज अपना वो भी खो दिया है कि वो आम आदमी से 10 रुपये चंदा मांग सके पीएम केयर में। अच्छा, बात हम चंदे की करें तो कहीं ना कहीं जो पीएम केयर जो फंड बना उसमें बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस पर भी सवाल खड़े किए कि इसका ऑडिट होना चाहिए और ये जनता का पैसा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस समझती है कि हमारा देश बेवकूफ़ों का देश है, वो जैसे चाहेगी वैसे बेवकूफ़ बना लेगी। ऑडिट क्या रोज ऑडिट होता है? बताइए, सुबह शाम ऑडिट होता है क्या? ऑडिट होगा 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होता है, एक बार होता है, 5 साल में एक बार ऑडिट होता है। तो जब उसका समय आएगा तब ऑडिट होगा। ऑडिट रोज होगा क्या?
सुबह उठ के होगा, मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में होगा। ये ऑडिट की पॉलिसी है, कोई कानून है, कोई नियम है। इसलिए कांग्रेस भारतवासियों को बेवकूफ़ समझने की कोशिश ना करे, कांग्रेस नेता ज़्यादा सयाने बनने की कोशिश ना करें। ऑडिट की भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऑडिट किया जाएगा, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है। साल भर, 2 साल, 5 साल में ऑडिट करना होगा, करेंगे हम। सबसे बड़ा सवाल था सोनिया गांधी जी ने करा था कि जब पीएम राहत कोष फंड है हमारे पास, पीएम केयर की क्या ज़रूरत पड़ गई? हाँ, क्योंकि उसमें कांग्रेस का अनौचित है, जो उसमें उनकी मेंबरशिप है वो गैर जिम्मेदार है। एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है वो सरकार में हस्तक्षेप करे, सरकार के डिसीजनों में वो पावर बैंक की तरह काम करे, ये सरकार को कैसे मंजूर होगा? मेरी सरकार होती तो मैं सबको टर्मिनेट कर देता इस मामले से। मैं भी कोई नया पीएम केयर बनाता अपने लिए, जिस पे मैं अपने हिसाब से काम कर सकूं। मैं कांग्रेस के हिसाब से काम करूंगा तो ये देश नहीं चलेगा।